नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 के हिंदी में सहायक वाचन के अंतर्गत कुछ पाठ दिए गए हैं, जिसमें पहला पाठ है उत्तराखंड की यात्रा और यह एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लेखक हैं सेठ गोविंद दास। इससे पहले हम कक्षा 12 की हिंदी के ही पदखंड के अंतर्गत भक्ति काव्य, जिसमें मीरा के पद, केशव की वंदना, वात्सल और स्नेह के अंतर्गत सूर के बाल कृष्ण, भाई बहन गोपाल सिंह नेपाली की रचना, इसके साथ ही प्रेम और सौंदर्य के अंतर्गत घनानंद के पद, उद्धव प्रसंग, नीति काव्य के अंतर्गत अमृत वाणी जो कबीरदास की है, दोहे बिहारी के हैं, प्रकृति चित्रण गीत रचना जयशंकर प्रसाद की, मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र की, सौर और देश प्रेम के अंतर्गत अरे तुम तो हो काल के भी काल, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, राष्ट्र के श्रृंगार जिसके लेखक हैं श्री कृष्ण सरल, सामाजिक समरसता के अंतर्गत केवट प्रसंग, इनके लेखक हैं तुलसीदास महता, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और जीवन दर्शन के अंतर्गत देखो मालिन मुझे न तोड़ो और वर्ष सिपाही, साथ ही विविधा एक में बसंत गीत बसन बासंती लेगी, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और अमृत का घूंट शक्ति, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध, विविधा दो के अंतर्गत नदी के द्वीप, जिसके लेखक हैं अज्ञे, और भारत माता की जय बोल दो, इसके लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र। तो इनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो ये तो पदखंड हो गया अपना। अब इसके बाद आता है गद्यखंड, और गद्यखंड में कौन कौन सी जो रचनाएं थी तो उनका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। जैसे भय, वापसी, नए मेहमान, अध्यक्ष महोदय, तिमिर गेह में किरण आचरण, तात्या टोपे, मैं क्यों लिखता हूँ, यशोधरा, इसके साथ ही गीता और स्वाधर्म। आपकी दो रचनाएं हैं, जैसे खेल जैनेन्द्र की और रंगोली डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। इनका मैंने विस्तृत अध्ययन नहीं दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं सिलेबस से बाहर हो गए थे। तो इन सब का आपकी कक्षा 12 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें संपूर्ण जानकारी है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और यदि कोई भी आपको इन पाठों से संबंधित जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम सहायक वाचन के अंतर्गत उत्तराखंड की यात्रा का संक्षिप्त सारांश देखेंगे पाठ का। इसके अलावा जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। पाठ 1 के अंतर्गत उत्तराखंड की यात्रा, लेखक हैं सेठ गोविंद दास। तो चलिए हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। सेठ गोविंद दास द्वारा लिखित प्रस्तुत यात्रा वर्णन उत्तराखंड की यात्रा में उत्तराखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का मनोहारी चित्र अंकित किया है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है? ये जो हिंदी साहित्य में जो हिंदी में गद्य विधाएं होती हैं उनके अंतर्गत एक विधा है यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य। तो इसमें जहाँ जैसे लेखक जो है वो जहाँ की भी यात्रा करते हैं तो वहाँ का आंखों देखा हाल कहीं ना कहीं अवतरित करते हैं, लिखते हैं, तो वह यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें लेखक के अनुसार भारत के उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड राज्य को सदियों से देवभूमि का स्थान प्राप्त है। हिंदुओं के सुप्रसिद्ध एवं पवित्र 4 धाम तीर्थ यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ यहीं पर स्थित हैं। यद्यपि इन तीर्थों तक की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं कष्टकारी है, किंतु यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक महानता सहज ही यात्रा को मानसिक आनंद से भर देती है। उत्तराखंड की चारों धाम 4 पवित्र नदियों यमुना, गंगा, मंदाकिनी एवं अलकनंदा के तट पर स्थित है। वर्ष भर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, चीड़, देवदारू इत्यादि वृक्षों से भरे घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों से गिरते असंख्य झरने इस प्रदेश की शोभा को स्वर्ग सरीखा बनाते हैं। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होने वाले धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान से पूर्ण पूजा अर्चना
एक विशिष्ट एवं आकर्षक सांस्कृतिक एवं धार्मिक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। महर्षि वेदव्यास और शंकराचार्य आदि की कर्मस्थली रहा यह भूभाग आज भी समस्त संसार को प्रेरित सा करता प्रतीत होता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा यह प्रदेश आध्यात्मिक प्रेरक के साथ साथ औद्योगिक एवं विकास की दृष्टि में भी स्वयं में अपार संभावनाएं समेटे हुए है। आवश्यकता मात्र इस बात की है कि इस प्रदेश के भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्रोतों का सुनियोजित तरीके से प्रभावी उपयोग प्रदेश हित एवं देश हित में किया जाए। तो ये जो पाठ है उसका ये संक्षिप्त सारांश है। यहाँ पर कवि ने यात्रा की थी तो उस समय उनकी आंखों देखा ये उन्होंने इस पाठ में अपना वर्णन किया है। अब हम जो परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर हैं तो उनको देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, उत्तराखंड के अंतर्गत कौन कौन से तीर्थ हैं? उत्तराखंड की यात्रा में शारीरिक कष्ट के विपरीत किस प्रकार का आनंद मिलता है और क्यों? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। अभी हम जब सारांश पढ़ रहे थे तो उसमें ही इसका उत्तर है, उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदुओं के पवित्र 4 धाम तीर्थ हैं। ठीक है, कौन कौन से 4 धाम तीर्थ हैं? तो ये आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत हिंदुओं के 4 पवित्र धाम हैं। कौन कौन से हैं पवित्र धाम? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ। तो 4 धाम हैं। कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में हिंदुओं के। उत्तराखंड की यात्रा अत्यंत दुर्गम एवं शारीरिक कष्ट प्रदान करने वाली है। क्या है यहाँ पर कि जब हम उत्तराखंड की यात्रा करते हैं तो कैसी है? दुर्गम, यानी कि जो इस स्थान है वो कैसे हैं? अत्यंत कठिन, शरीर को कष्ट देने वाले, जहाँ दुर्गम यानी कि जहाँ आसानी से जाया ना जा सके ऐसे स्थान, ऐसे रास्ते हैं। शारीरिक कष्ट करने वाली है, किंतु इसके विपरीत उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण दृश्य एवं धार्मिक महानता एक विशिष्ट प्रकार का मानसिक आनंद प्रदान करती है, जिससे मार्ग अथवा यात्रा के कष्टों की तीव्रता क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक जो वहाँ का सौंदर्य है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, रास्ते, वो कैसे हैं? अति सुंदर, अत्यधिक सुंदर है। साथ ही धार्मिक महानता यानी कि जो वहाँ का धार्मिक वातावरण है वो वह बहुत अधिक है, जिससे कि वो रास्ते, दुर्गम रास्ते, कठिन पीड़ादायी यात्रा भी कैसी लगती है? मानसिक, यानी कि मन को प्रसन्न करने वाली, मानसिक आनंद प्रदान करने वाली लगती है। दूसरा हम प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड के चारों धाम किन 4 पवित्र नदियों के किनारे पर स्थित हैं? तो इसका हमें उत्तर लिखना है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। 4 जो नदियां हैं उनके तट पर स्थित है। यमुनोत्री का मार्ग यमुना नदी के किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा नदी के किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे तथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा नामक पवित्र नदी के किनारे है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य श्रद्धालुओं को क्यों आकर्षित करते हैं? तो इसका सही उत्तर हमें लिखना है। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य के सामने ना तो कश्मीर के दृश्य ठहरते हैं और ना ही स्विट्जरलैंड के। क्या बोल रहे हैं कभी यहाँ पर कि जो उत्तराखंड है भारत में, उत्तर भारत में स्थित है, तो वहाँ की सुंदरता के सामने ना तो कश्मीर की ही सुंदरता कुछ भी लगती है और ना ही स्विट्जरलैंड की सुंदरता, यानी कि यह उत्तराखंड जो है इन दोनों से भी कहीं अधिक सुंदर है। स्वच्छ जल समेटे कलकल करती पवित्र नदियाँ, यानी कि जो पानी है, जल है, कैसा है? साफ और स्वच्छ है। कलकल करती नदियाँ, वर्ष भर बर्फ से आच्छादित रहने वाली पर्वत चोटियाँ, क्या है? वर्ष भर यानी कि पूरी साल भर बर्फ से आच्छादित, यानी कि बर्फ से छाई हुई जो पहाड़ी हैं, जो चोटियां हैं, उन पर, वृक्षों पर साल भर बर्फ लगभग जमी रहती है। तो आच्छादित चोटियां, हरे भरे वृक्ष से भरे घने जंगल,
चारों ओर फैली हरियाली, घाटी की मनोहारी वादियाँ, चीड़ और देवदारू के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुंबी ऊंचाई से गिरते जलप्रपात, शांत मनोरम वातावरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हों। यही कारण है कि इस प्रदेश की यात्रा के कष्टकारक होने के बाद भी श्रद्धालु उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्यों के प्रति अत्यधिक आकर्षक हो अपूर्व मानसिक आनंद लेते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि ज्योतिर्मठ क्या है, और एक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर तो है ही। इसके अलावा जब आप लोग कक्षा 12 पास करके आगे जाओगे और जो कंपटीशन की परीक्षा की तैयारी करोगे तो उसमें इन सब जानकारियों का बहुत ही महत्व रहेगा, इन प्रश्नों का बहुत ही महत्व रहेगा और ये बहुत काम के प्रश्न भी रहेंगे। तो ज्योतिर्मठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। तो इसका उत्तर है, आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्यों एवं उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। ज्योतिर्मठ में आज भी वह सहतूत का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए, इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिसमें वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई है। 5वां प्रश्न है, हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया, समझाइए। क्या है प्रश्न? हमारे ऋषि मुनियों ने तपोवनों में भारत की एकता पर चिंतन किया, यानी कि जो हमारे ऋषि मुनि थे तो उन्होंने क्या की, तपोवन यानी कि जंगलों में जाकर के साधना की। तपोवन यानी जंगलों में जाकर के, एकांत में जाकर के साधना की। भारत की एकता पर चिंतन किया, यानी कि कैसे भारत एक हो, महान बने, इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। तो इसको हमें लिखना है, समझाना है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से दूर तपोवन में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंता की है वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए मात्र यह उदाहरण पर्याप्त होगा। भारत के उत्तर में स्थित 4 धाम में से 2 देव मंदिर, केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के न होकर केदारनाथ के कर्नाटक और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धति और नियम का पूर्णतः पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की भावना का इससे अच्छा भला उदाहरण और क्या हो सकता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, लेखक ने उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका हमें सही उत्तर लिखना है। लेखक के अनुसार उत्तराखंड की शक्ति और ऊर्जा के अपार स्रोतों के साथ साथ विशाल प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। जीवन के मूल आधार जल की इतनी प्रचुरता एवं शुद्धता में उपस्थित इस प्रदेश को दुनिया के अन्य किसी भी स्थान से अलग करती है। इस प्रमुख प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कृषि कार्यों, बिजली उत्पादन इत्यादि में और प्रभावी और विशाल स्तर पर किया जाता है। उत्तराखंड के विशाल भूभाग में फैले घने जंगल अपने आप में बहुउपयोगी वृक्षों को समेटे हुए हैं। विविध प्रकार के इन वृक्षों से होने वाली विभिन्न वस्तुओं का उपयोग भी जनहित एवं देश हित में किया जा सकता है, ऐसा कवि का मानना है। इसके अलावा कवि कह रहे हैं कि विशाल पर्वतों के अंदर मौजूद खनिज पदार्थों के अक्षय भंडारों को खोजने एवं उन्हें बाहर निकालने की दिशा में प्रयास होने चाहिए, जिससे उनका व्यावसायिक रूप में उपयोग कर इस प्रदेश के विकास में योगदान किया जा सके। पशुपालन एवं वन आधारित कुटीर उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं को बनाने एवं उन्हें सफलतापूर्वक लागू करवाने की दिशा में प्रयास होने चाहिए। अंततः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से उत्तराखंड एक संपन्न प्रदेश है।
अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। इस यात्रा वृत्तांत को पढ़कर आपके मन में कौन कौन सी प्रेरणा जागी। तो ये आपको पूरा जब यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे उसके बाद आपको ये अपने मन से लिखना है इस प्रश्न को, ठीक है। बाकी यह प्रश्न आप लोग पहुँच करके इससे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम देख लेते हैं। तो केदारनाथ की हिमानी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब एक शब्द आता है इसमें हिमानी। तो हिमानी का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को देखना है, पढ़ना है, और यदि ना बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम इसका उत्तर बताएंगे कि हिमानी का मतलब क्या होता है। वैसे आप लोग जहाँ तक हो पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो हिंदी बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। अधिकांशतः जितने हम पर्यायवाची शब्द, हमारा शब्द भंडार अधिक होगा उतना ही हमें विषय जो है सरल लगेगा। तो केदारनाथ की हिमानी का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे केदारनाथ स्थित हिमानी की शोभा अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब होता है कि उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि उसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। इस हिमानी की ऊंचाई लगभग 23,000 फुट है। इस प्रकार की इतनी विशाल भव्य और ऊंची हिमानी संभवतया विश्व में कहीं नहीं है। दूसरा प्रश्न है, लेखक सेठ गोविंद दास के अनुसार धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन क्या है। तो इसका हमें उत्तर लिखना है। लेखक सेठ गोविंद दास के अनुसार सगुण उपासना और मंदिरों की मूर्तियां धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन है। क्या है लेखक के अनुसार? जो सगुण उपासना है, यानी कि जो सगुण भक्ति है, ईश्वर के साक्षात रूप को मानना सगुण उपासना है, और मंदिरों की मूर्तियां धर्म के विकास का बहुत बड़ा साधन है। तो इसका उत्तर है। उत्तराखंड की यात्रा के अंतर्गत आपके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं, और इन प्रश्न उत्तरों को पढ़िए। कमेंट में जो भी आपकी पाठ से संबंधित, विषय से संबंधित क्यूरीज हैं वो ज़रूर लिखिए, समस्याएं हैं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोरोना से अपना और अपने परिवार का बचाव कीजिए। धन्यवाद।